लंदन की सड़क पर भीड़ के बीच एक आदमी अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। जांच में सामने आया कि उसकी जांघ में एक छोटा सा छर्रा मिला था। उस छर्रे में भरा था दुनिया का सबसे खतरनाक जहरों में से एक, राइसिन। और हत्या का हथियार वो था एक आम सी दिखने वाली छतरी। इतिहास में इसे बुल्गेरियन अम्ब्रेला मर्डर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने इसके पीछे रूस, उस वक्त सोवियत संघ की सीक्रेट एजेंसी पर शक जताया था, लेकिन इसकी भूमिका कभी साबित नहीं हुई। वो सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था कि अगर सोवियत सत्ता के खिलाफ गए तो दुनिया के किसी भी कोने में सेफ नहीं रहोगे। लेकिन सवाल है कि आखिर वो कौन सी एजेंसी थी जिसका नाम सुन अमेरिका, यूरोप, नाटो भी खौफ खाते थे। कौन था वो सीक्रेट नेटवर्क जिसके एजेंट नेताओं, साइंटिस्ट, सैन्य अफसरों, पत्रकारों और यहाँ तक कि अपने ही देश के नागरिकों पर नजर रखते थे। उस दौर में कहा जाता था कि वो सब कुछ जानती है। वो एजेंसी थी KGB। 3 अक्षर, लेकिन ऐसा खुफिया साम्राज्य जिसने करीब 4 दशक तक पूरी दुनिया में जासूसी की परिभाषा बदल डाली थी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्या वाकई KGB इतनी ताकतवर थी? क्या उसके एजेंट दुनिया के हर बड़े देश में फैले थे? क्या अमेरिका की CIA भी उससे थर-थर कांपती थी? कैसे KGB का एक अधिकारी रूस का राष्ट्रपति बन गया था? इसके सबसे खतरनाक ऑपरेशन कौन से थे? और आखिर क्यों दुनिया आज भी KGB का नाम सुनते ही अलर्ट हो जाती है? जब भी दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसियों की चर्चा होती है, KGB का नाम जरूर लिया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि वो हर जगह मौजूद है। उसकी पहुंच आपके घर में भी हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तक कि आपका बच्चा या आपका पार्टनर भी KGB एजेंट हो सकता है। ये सोवियत संघ यानी USSR की सबसे बड़ी खुफिया और सुरक्षा एजेंसी थी। इसको 13 मार्च 1954 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय मॉस्को के लुब्यांका स्क्वायर में था। वहीं बड़ी पीली इमारत को आज भी रूस की सबसे चर्चित सरकारी इमारतों में गिना जाता है। लेकिन KGB की कहानी 1954 से शुरू नहीं होती है। इसकी जड़ें जाती हैं 1917 की रूसी क्रांति तक, जब व्लादिमीर लेनिन ने सत्ता संभाली थी। तब उन्होंने विरोधियों को दबाने के लिए चेका नाम का एक सीक्रेट पुलिस बनाई। समय के साथ इसका नाम बदलता गया और आखिर में KGB बन गया था। यानी नाम बदलते रहे, लेकिन मकसद लगभग वही रहा था, सोवियत सरकार और कम्युनिस्ट शासन की रक्षा करना। लेकिन KGB को सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी कहना उसकी ताकत को कम करके आंकना होगा, क्योंकि ये एक साथ कई काम करती थी। विदेशों में जासूसी से लेकर देश के अंदर विरोधियों पर निगरानी तक, काउंटर इंटेलिजेंस, सीमा सुरक्षा, राजनीतिक नेतृत्व की सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर सीक्रेट ऑपरेशन जैसे काम में शामिल थे। यानी जो काम अमेरिका में CIA, FBI, होमलैंड सिक्योरिटी और सीक्रेट सर्विसेज जैसी कई एजेंसियां मिलकर करती हैं, उनमें से कई जिम्मेदारियां KGB अकेले करता था। वो भी शीत युद्ध का दौर था, जब दुनिया 2 महाशक्तियों में बंट चुकी थी। बंदूकें कम चलती थी, लेकिन साजिशें ज्यादा रची जाती थी। गोलियों से कम जासूसों, छल, गुप्त ऑपरेशनों और षड्यंत्र से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी जाती थी। यही वजह थी कि KGB को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की तलवार और ढाल कहा जाता था। KGB केवल बंदूक या बारूद से लड़ाई नहीं लड़ती थी, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और भ्रामक खबरों की भी उस्ताद थी। इसका बड़ा हथियार इंफॉर्मेशन था। इसकी कोशिश थी कि उसे दुश्मन की योजना पहले से पता चल जाए, और इसीलिए वो सिर्फ जासूस नहीं बनाती थी। उसके एजेंट दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग किरदारों में रहते थे। वो वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सरकारी अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों और कभी-कभी वैचारिक समर्थक तक को अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाने की कोशिश करते थे। कई बार एजेंट पैसे लेकर काम करते थे, कुछ विचारधाराओं से प्रभावित होते, कुछ ब्लैकमेल किया जाता, तो कुछ लोगों को सालों तक स्लीपर एजेंट की तरह तैयार किया जाता था, जो आम नागरिक की तरह जीवन जीते और सही समय पर अपना रंग दिखाते थे।
एक समय केजीबी के पास करीब 4.8 लाख से ज्यादा पक्के कर्मचारी और लाखों अनऑफिशियल मुखबिर होने का अनुमान लगाया गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट पुलिस फोर्स में गिनी जाती थी। सोवियत संघ का हर नागरिक ये मानकर चलता था कि दीवार के भी कान होते हैं। उनका काम सिर्फ गोपनीय सैन्य जानकारी, परमाणु तकनीक, राजनीतिक फैसलों और वैज्ञानिक रिसर्च तक पहुंच बनाना था। उस दौर में केजीबी ने यूरोप और अमेरिका में गहरे जासूसी नेटवर्क खड़े किए थे। कई मामलों में तो उसने अमेरिकी एजेंसियों तक अपनी सीधी पहुंच बना ली थी। केजीबी सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता था, बल्कि गलत सूचना फैलाना, विरोधियों को बदनाम करना, फर्जी प्रचार और दुश्मन देशों के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना भी रणनीति का हिस्सा हुआ करता था। इसने अपने दौर में ऐसे कई सीक्रेट और खौफनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिनकी गूंज आज भी दुनिया की खुफिया एजेंसियों और इतिहास की किताबों में सुनाई देती है। यही वजह है कि इसने बहुत कम समय में दुनिया के सबसे बड़े खुफिया संगठन का दर्जा हासिल कर लिया था। केजीबी की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक नाम एल्ड्रिच एम्स था। वो कोई आम जासूस नहीं, बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का ही अधिकारी था। 1985 में उसने पैसों के लालच में केजीबी के लिए काम करना शुरू किया था। बदले में उसने CIA का उन गुप्त एजेंटों की पहचान और कई बेहद संवेदनशील जानकारियां सोवियत संघ को सौंप दी थी, जो सोवियत सिस्टम के अंदर अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे। इसके बाद कई अमेरिकी मुखबिर गिरफ्तार हुए थे। सालों तक CIA को समझ नहीं आया कि उसकी सबसे सीक्रेट जानकारियां बाहर कैसे पहुंच रही हैं। आखिरकार 1994 में एल्ड्रिच एम्स गिरफ्तार हो गए थे। इस मामले को आज भी शीत युद्ध के दौर में केजीबी की सबसे बड़ी खुफिया सफलताओं और CIA की सबसे बड़ी विफलताओं में गिना जाता है। इसके चर्चित अभियानों में ऑपरेशन इन्फेक्शन भी शामिल है। बात 1980 के दशक की है। केजीबी ने दुनिया भर के अखबारों में एक झूठी खबर फैलाई थी कि एड्स वायरस अमेरिकी मिलिट्री की फोर्ड डेट्रिक लैब में बना एक बायोलॉजिकल हथियार है। इस फेक न्यूज पर दुनिया ने सालों तक भरोसा किया था। केजीबी का एक और किस्सा आपको बताते हैं। साल था 1979 का। जगह थी पूर्वी जर्मनी का शहर ड्रेसडेन। शीत युद्ध का प्रतीक बनी बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी। गुस्साए हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ केजीबी के दफ्तर की ओर बढ़ रही थी। अंदर मौजूद एक अधिकारी मॉस्को फोन करता है कि हमें आदेश चाहिए, लेकिन जवाब आता है मॉस्को खामोश है। तब वो अधिकारी बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक पिस्टल भी थी। उसने जर्मन भाषा में चिल्लाकर भीड़ से कहा कि ये इमारत सोवियत संघ की संपत्ति है। अंदर मेरे सैनिक हथियार बंद हैं और सीमा लांघने वाले किसी भी शख्स पर गोली चलाने का आदेश है। ये एक कोरा झांसा था, क्योंकि अंदर कोई भारी सेना नहीं थी। हालांकि भीड़ पीछे हट जाती है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो अफसर कौन था? मॉस्को की चुप्पी में उस अफसर के दिलो दिमाग में गहरा घाव छोड़ दिया था। उसका नाम व्लादिमीर पुतिन था। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। पुतिन ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि उस दिन उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जब सत्ता कमजोर पड़ती है तो सबसे ताकतवर व्यवस्था भी बिखर जाती है। बता दें, पुतिन ने साल 1975 में कानून की पढ़ाई के बाद केजीबी ज्वाइन की थी। फिल्मों की तरह वे किसी सुपर सीक्रेट हत्यारे या जेम्स बॉन्ड नहीं थे। केजीबी के फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट यानी कि फॉरेन इंटेलिजेंस में तैनात रहे थे। उन्होंने खुफिया तंत्र, गोपनीय और सत्ता की कार्यप्रणाली को बेहद करीब से देखा था। इतना ही नहीं, साल 1956 में हंगरी के विद्रोह को दबाने और 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सैन्य हस्तक्षेप की जमीन तैयार करने जैसे कई बड़े अभियानों के पीछे भी केजीबी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। केजीबी ताकतवर जरूर थी, लेकिन वो अजय नहीं थी। उसे भी कई बड़े ऑपरेशंस में नाकामी मिली थी। कई एजेंट पकड़े गए थे। CIA ने भी उसके कई नेटवर्क तोड़े। यही वजह है कि केजीबी अपने अधिकारियों को बहुत ध्यान से चुनती है। उसने चयन के कड़े मानक तैयार खड़े कर रखे हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेकर मेंटल हेल्थ तक, अलग अलग भाषाओं की जानकारी से लेकर राजनीतिक निष्ठा और दबाव में काम करने की क्षमता तक को परखा जाता था। इसके बाद सालों तक ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग विदेशी भाषाओं, मनोवैज्ञानिक तकनीक,
निगरानी, पीछा करना, सीक्रेट कैमरे, कोडिंग, नकली पहचान बनाना, पूछताछ का सामना करना सिखाया जाता था। साल 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ कागजों पर तो केजीबी खत्म हो गई थी, लेकिन आज की रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी में वही केजीबी की पुरानी नीतियां, सीक्रेसी और माइंडसेट साफ झलकता है। इस बीच ये सवाल आज भी पूछा जाता है कि केजीबी और सीआईए में से कौन ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी 1947 में बनी थी। ये अमेरिका के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकती थी, सिर्फ विदेशों में काम करती थी। इसके मशहूर ऑपरेशंस में 1953 का ईरान तख्ता पलट और U-2 जासूसी विमान वाला मामला शामिल है। वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दिसंबर 1949 में बनी थी। इसका मुख्यालय तेल अवीव में है। ये सीधे इजरायली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। मोसाद अपनी टारगेटेड किलिंग ऑपरेशंस के लिए मशहूर माना जाता है, जैसे कि 1972 म्यूनिक ओलंपिक हमले के बाद चलाया गया ऑपरेशन रैट ऑफ गॉड, जिसमें हमले की जिम्मेदार लोगों को दुनिया भर में ढूंढकर निशाना बनाया गया था। वहीं केजीबी 1954 में बनी और 1991 में भंग हो गई थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका डबल रोल। ये विदेशी जासूसों के साथ साथ अपने नागरिकों की निगरानी भी करती थी। तीनों एजेंसियों में सबसे बड़ा फर्क यही था कि सीआईए टेक्नोलॉजी और ग्लोबल नेटवर्क पर भरोसा करती है। मोसाद छोटी टीम लेकिन बेहद प्रिसाइज और आक्रामक ऑपरेशन के लिए जानी जाती है, जबकि केजीबी का मॉडल मास सर्वेलेंस, बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस और अपने ही समाज पर सख्त कंट्रोल था। ऐसे में केजीबी सिर्फ एक खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी, वो शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ का अहम पिलर थी। उसने जासूसी की दुनिया को नई दिशा दी थी, दुनिया की कई सरकारों को चुनौती दी थी, कई सफल ऑपरेशंस किए, कई असफलताएं भी देखी थी, फिर सोवियत संघ के साथ इतिहास बन गई थी। लेकिन उसकी विरासत आज भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब भी रूस, पुतिन, एफएसबी या मॉडर्न स्पाई की बात होती है तो केजीबी का नाम जरूर गिना जाता है। इसके कई ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस आज भी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हुए हैं, कई फाइलें आज भी बंद हैं। यही वजह है कि इतिहास की सबसे चर्चित खुफिया एजेंसियों में आज भी केजीबी का नाम शुमार है। सवाल अब भी वही है, क्या केजीबी वास्तव में खत्म हो गया है या उसने सिर्फ अपना नाम बदला है और नए रूप में दुनिया की सबसे प्रभावशाली खुफिया ताकतों में शामिल है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।